सुनैना के पिताजी और माँ ताजे फूलों की माला बनाकर मंदिर के बाहर बेचा करते थे। इसलिए सुनैना के पिताजी ने अपने आंगन में ही तरह तरह के बहुत ही सुंदर फूल उगाए हुए थे। सुनैना और उसकी बहन शीतल लोगों के कपड़े सिलकर थोड़े बहुत पैसे कमाया करती थी। कुल मिलाकर वो इतना पैसा कमा लेते थे कि उनके घर का ठीक ठाक खर्चा चल जाए। ये लीजिए पिताजी, आपकी स्पेशल गर्मा गर्म अदरक वाली चाय तैयार है। अरे वाह मेरी बेटी। इस घर में एक तू ही है जिसको अपने पिताजी का ख्याल है। हाँ हाँ, आपकी ये लाडली ही तो है जो आपका ख्याल रखती है। आपका ध्यान रखते रखते यहाँ मैं बूढ़ी हो गई। मुझे तो कभी नहीं बोला आपने कि सुजाता मेरा कितना ख्याल रखती है। और क्या माँ, पिताजी तो हमेशा ऐसा ही करते हैं। जब मैं पिताजी के लिए चाय बनाती हूँ तो कहते हैं कि चाय कड़क नहीं बनी, और जब दीदी चाय बनाती है तो कहते हैं मेरी बेटी मेरा कितना ख्याल रखती है। ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए वो चारों हंसने लगते हैं। तभी अचानक कुछ सोचते हुए सुजाता की आंखों में पानी आ जाता है। अरे माँ, क्या हुआ तुम्हें? हंसते हंसते अचानक तुम्हारी आंखें नम क्यों हो गई? कुछ नहीं बेटा, बस मन में कुछ ख्याल आ गया। कुछ समय बाद जब तू और शीतल शादी करके चले जाओगे तब घर की ये रौनक भी खत्म हो जाएगी। देखो माँ, दीदी का तो पता नहीं, लेकिन मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली। मुझे तो अपनी पूरी जिंदगी बस तुम्हारे और पिताजी के साथ रहना है, और मुझे भी कोई शादी वादी नहीं करनी। मैं अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ बहुत खुश हूँ। बस बस, जब समय आता है तो सबको शादी करनी ही पड़ती है। और तेरी तो अब शादी की उम्र भी हो रही है। इस साल पूरे 24 की हो गई है तू। सुमित्रा चाची ने तेरे लिए एक रिश्ता बताया था। कह रही थी कि लड़का इंजीनियर है। अगर उससे तेरी शादी हो गई तो तेरी जिंदगी बन जाएगी। मेरी बच्ची तो जिंदगी भर राज करेगी, राज। माँ, अगर वो लड़का इंजीनियर है तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत अमीर भी होंगे, और हम जैसे गरीब लोगों के लिए इतने अमीर घर में रिश्ता करना शायद ठीक नहीं है। तू ऐसा क्यों सोच रही है सुनैना बेटा? पहले हम एक बार उनसे मिल लेते हैं। अगर तुझे वो लड़का ठीक लगा तो हम रिश्ता आगे बढ़ा देंगे, वरना जैसा तू चाहे। अच्छा ठीक है माँ, तुम कहती हो तो ठीक है। ठीक है बेट, तो मैं अगले हफ्ते उन लोगों को अपने घर पर बुला लेता हूँ। तब तक तुम अच्छी तरह पूरा घर भी सजा लेना। अगर घर की पूरी अच्छे से साज सजावट करनी है तो घर को हमें सुंदर सुंदर चीजों से सजाना होगा। लेकिन अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम बाजार जाकर घर की सारी डेकोरेशन का सामान लेकर आए। अरे शीतल, तू चिंता क्यों करती है? तेरी बड़ी बहन है ना। हमारे आंगन में इतने सुंदर सुंदर फूल हैं। इन छोटे छोटे कपड़ों की कतरन पर फूलों को सिलकर हम अच्छी तरह से घर को सजाएंगे। घर सुंदर दिखने के साथ साथ ताजे फूलों की खुशबू से भी महक जाएगा। अरे वाह दीदी, क्या आइडिया है। चलो, घर सजाने की प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई। अगले हफ्ते लड़के वाले सुनैना को देखने उसके घर आते हैं तो दोनों बहनें मिलकर पूरे घर को ताजे और सुंदर फूलों के बने अलग अलग डिजाइन से सजा देती हैं। आपने अपना घर तो बहुत अच्छी तरह सजाया है। लोग अपने घर को सजाने के लिए इतने महंगे महंगे शो पीस और सीनरी लगाते हैं, लेकिन फिर भी उनका घर इतना सुंदर नहीं लगता जितना सुंदर आपका घर इन फूलों से बनी छोटी छोटी चीजों से लग रहा है। ये तो बस मेरी दोनों बेटियों ने किया है। इन दोनों को सिलाई कढ़ाई का और घर सजाने का बहुत शौक है। मेरी बेटियां तो जिस भी चीज में हाथ लगा देती हैं वो खुद ब खुद सुंदर हो जाती है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है सुनैना बेटा। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक है। लेकिन क्या तुम रसोई का काम भी जानती हो? मैं चाहती हूँ कि मेरे घर की होने वाली बहू चाहे कोई काम करे या ना करे, लेकिन खाना अच्छा बनाए। मैं खाने पीने के मामले में किसी नौकर पर भरोसा नहीं करती। जी बहन जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मेरी सुनैना बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। आपने अगर एक बार इसके हाथ का खाना चख लिया तो आप अपनी उंगलियां चाटती रह जाएंगी। हाँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर सुनैना के हाथ से बना कुछ खाना चाहूंगी। सुनैना बेटा, तुम हमारे लिए कुछ बना कर ले आओ। कौशल्या की बात सुनकर सुनैना हाँ में सर हिलाती है और सभी के लिए गर्मा गर्म समोसे बनाकर लेकर आती है। आपने सच ही कहा था बहन जी। आपकी बेटी के हाथों में बहुत ही अच्छा स्वाद है। हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। अगर आपकी भी हाँ हो तो हम अगले महीने का मुहूर्त निकलवा कर ही इनकी शादी करवा देंगे। जी बिल्कुल बहन जी, हमारी तरफ से भी ये रिश्ता मंजूर है। अगर दोनों तरफ से रिश्ता पक्का है तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए, भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, इसलिए हमें किसी दहेज का कोई लालच नहीं। बस हम ये चाहते हैं
जब आपके दरवाजे पर हम बारात लेकर आए तो हमारी होने वाली बहू बहुत ही अच्छी तरह सजी हो। जो भी हमारी बहू को शादी वाले दिन देखे तो उसकी नजरें उस पर से हटे ना। आप उसे बहुत ही सुंदर तैयार करवाना और बस इतना करना कि उसकी शादी का लहंगा बहुत सुंदर हो। जी बिल्कुल बहन जी, आप जैसा चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। रिश्ता पक्का करके लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। अगले महीने शादी का मुहूर्त निकलने की वजह से सुनैना के घर वाले भी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। सुजाता, मुझे जरा बैंक की कॉपी तो देना, बैंक में जाकर पैसे निकलवा कर लाने हैं। अरे आप कल ही तो बैंक में जाकर पैसे निकलवा कर लाए थे, भूल गए क्या? अरे भूला नहीं हूँ, कल मैं पैसे निकलवा कर तो लाया था, लेकिन वो सारे पैसे कल ही खत्म हो गए। इसलिए सुनैना के लहंगे के लिए मैं बैंक में बचे बाकी सारे पैसे निकलवा लेता हूँ। 25,000 रुपए हैं बैंक में, इतने में तो सुनैना का अच्छा सा लहंगा आ जाएगा। अच्छा ठीक है, पर पैसे जरा ध्यान से लेकर आना। आजकल बैंक के पास चोर उचक्के बहुत घूमते हैं। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, मैं कल भी तो पैसे लाया था। सुनैना के पिताजी बैंक से पैसे निकाल कर बाहर आते ही हैं कि तभी एक चोर उनके हाथ से पैसे छीन कर वहां से भाग जाता है। उसके पिताजी बेचारे थोड़ी दूर तक उस चोर के पीछे भागते हैं, लेकिन बूढ़े होने के कारण वो उसे पकड़ नहीं पाते। वो चोर उनके पैसे लेकर फरार हो जाता है। पैसे जाने के कारण सुनैना के पिताजी अपना सिर पीटते हुए घर वापस आते हैं और सारी बात घर वालों को बताते हैं। कोई बात नहीं पिताजी, आप तो ठीक है ना? उस चोर ने आपको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरी बच्ची, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू मेरी चिंता मत कर। सत्यानाश उस चोर का, हम सबकी मेहनत की कमाई लेकर भाग गया। अब हम दीदी के लिए लहंगा कैसे खरीदेंगे? आपकी सास ने तो पहले ही कहा था कि शादी में कुछ अच्छा हो चाहे ना हो, लेकिन आपका लहंगा वो अच्छा होना चाहिए। अब हम कर भी क्या सकते हैं शीतल, जो होना था सो हो गया। अब पैसे नहीं है तो मैं माँ की शादी की साड़ी ही अपनी शादी में पहन लूंगी। अरे कहाँ से पहन लोगी? तुम्हें याद नहीं क्या उस साड़ी को चूहों ने कितनी बुरी तरह से कुतरा हुआ है? ओहो हे भगवान, ये तो मुझे याद ही नहीं था। अरे रुको तो जरा, मेरे दिमाग में पहले ये आइडिया क्यों नहीं आया? कैसा आइडिया? दीदी, जब हम बची हुई कतरन और कुछ फूलों से अपने घर को इतना सुंदर सजा सकते हैं, तो आपकी शादी के लिए इन फूलों से एक सुंदर सा लहंगा भी तो बना सकते हैं। सच कह रही हूँ, आज तक कभी किसी दुल्हन ने इतना सुंदर लहंगा नहीं पहना होगा। हमारे पास बहुत सारा हल्के रंग का कपड़ा है, उससे लहंगे का डिजाइन बनाकर उस पर लाल रंग के गुलाब के फूलों को सजाएंगे। सिलाई पूरी होने के बाद वो लहंगा सच में बहुत ही सुंदर लगेगा। वाह शीतल, तेरा आइडिया तो सचमुच कमाल का है। तू एक काम कर, मेरा लहंगा सिलने में मेरी मदद कर। शादी में बस 4 दिन बचे हैं, हमें सब कुछ जल्दी जल्दी करना होगा। दोनों बहनें मिलकर सुनैना की शादी के लिए लहंगा सिलती हैं और उस पर लाल रंग के गुलाब के फूल लगाकर उसकी अच्छी तरह से सिलाई करती हैं। शादी वाले दिन सुनैना का गुलाब के फूलों का लहंगा सिलकर पूरी तरह तैयार हो जाता है। अरे सुनैना, तू अभी तक तैयार नहीं हुई। बेटा जल्दी से अपना लहंगा पहनकर तैयार हो जा, कुछ देर में बारात भी आने वाली होगी। सुनैना जल्दी से अपना गुलाब के फूलों से बना सुंदर सा लहंगा पहनकर तैयार हो जाती है। उस सुंदर लहंगे की तरह ही उसकी बहन शीतल उसका बहुत सुंदर मेकअप भी करती है, जिसके बाद सुनैना पर गुलाब के फूलों से बना वो लहंगा और भी खिलकर आता है। दीदी, इस लहंगे को पहनकर आप सचमुच बहुत ही सुंदर लग रही हो, आपको किसी की नजर ना लगे। दोनों बहनें बातें कर ही रही होती हैं कि तभी उन्हें अपने घर के पास से बैंड बाजे की आवाज आती है। सुनैना बेटा, तेरी बारात आ गई, तू तैयार हो गई है ना? अरे शीतल, सामने से हटना, मुझे सुनैना को देखने तो दे। ये लो, देख लो, बहुत सुंदर लग रही है ना? वाह वाह, मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। मेरी फूल सी बच्ची को किसी की नजर ना लगे। गुलाब के फूलों से बना ये लहंगा तुझ पर बहुत ही खिल रहा है। चल, अब जल्दी से मंडप में चल, सब लोग वहां पर पहुंच गए होंगे। सुनैना की माँ और बहन उसे मंडप में लेकर जाती हैं। तभी सुनैना को शादी के उस लहंगे में देखकर उसके पिता की आंखें भी भर आती हैं। सुनैना को फूलों से बने उस लाल लहंगे में देखकर बारात में आए सभी लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। सुनैना का होने वाला पति दिनेश भी उसे उस लहंगे में देखकर अपनी नजरें उस पर से नहीं हटा पाता। तभी सुनैना की सास कौशल्या उसके पास आती है। बहुत ही सुंदर लग रही हो सुनैना बेटा, मैं हमेशा से यही चाहती थी कि मेरी होने वाली बहू बिल्कुल तुम जैसी हो। चलो अब जल्दी से मंडप में चलो, मुहूर्त का समय निकल रहा है। कौशल्या अब सुनैना को मंडप में बिठाती है और कुछ ही देर में उनकी शादी खूब अच्छी तरह संपन्न हो जाती है। हर लड़की की तरह सुनैना का भी अपनी शादी में सुंदर लहंगा पहनने का सपना भी पूरा हो जाता है। उसके बाद वो खुशी खुशी अपने घर से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है।
रोहन के घर वाले इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन रोहन ने भी कसम खा ली कि शादी करूंगा तो मंजुलिका से ही करूंगा। रोहन एक ब्राह्मण परिवार से था और मंजुलिका एक बंगाली परिवार से। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। देखते ही देखते उन दोनों में प्यार हो जाता है और बात शादी तक आ जाती है। कृष्णा कृष्णा, अब हम लोग एक मांस खाने वाली लड़की के हाथ का खाना खाएंगे। हे भगवान, हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। माँ कैसी बातें कर रही हो? मंजुलिका ने कहा है कि वो शादी के बाद नॉनवेज खाना नहीं बनाएगी, और अगर उसे खाना होगा तो वो बाहर खा लेगी। इतनी दूर दूर से रिश्ते आ रहे थे तेरे लिए, तुझे पसंद भी आई तो बंगाली। तभी रोहन के पिताजी घर आते हैं और उन दोनों की बात सुनने के बाद अपनी पत्नी से कहते हैं, हमारा तुम्हारा जमाना खत्म हो चुका है रोहन की माँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतना हो हल्ला क्यों मचा रही हो। सारी जिंदगी रोहन और उसके साथ रहना है, हम दोनों का क्या है? कुछ साल जिंदगी के बिताकर हम लोगों को जाना है, क्यों बच्चों की खुशियों में आग लगा रही हो? हाँ हाँ, इस घर में सब करो अपनी मन मर्जी, लेकिन मैं कह देती हूँ, अगर वो बंगाली यहाँ आई तो उसे मेरे तौर तरीकों से रहना होगा। मांस मछली को वो हाथ भी नहीं लगाएगी। आखिर बहुत मुसीबतों के बाद रोहन और मंजुलिका की शादी हो जाती है। मंजुलिका, अब तुम्हें हमारे धर्म के मुताबिक सब कार्य करने ही पड़ेंगे, लेकिन तुम पहले नहा धोकर हाथ कम से कम साबुन से 5 बारी धोना, तभी रसोई पकाना। और हाँ, पहला खाना हमारे देवी देवताओं के लिए निकलेगा और घर में मेहमान भी आएंगे। ठीक है माँ जी, मैं सारा खाना बना लूंगी। बना तो लोगी, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन ये बात याद रखना, नहा धोकर 5 बारी साबुन से हाथ धोने के बाद ही खाना बनाना। इतनी बारी हाथ धोना है? मैं अछूत नहीं हूं, बस बंगाली हूं। जितना कहा है उतना सुनो। मेहमान आने वाले होंगे, उनके आने से पहले खाना बना लो और रोहन के आते ही तुम लोग देवी देवताओं को भोग लगा देना। सभी रिश्तेदार इकट्ठा हुए थे। पूजा पाठ चल रहा था। मंजुलिका एक थाली में सारा खाना बनाकर ले आती है। तभी रोहन की बुआ बोलती है, भाभी, आप तो बंगाली बहू ले आई हो। ये लोग तो मांस मच्छी खाते हैं। आपने इसको बता दिया है ना कि हम लोग तो प्याज लहसुन तक नहीं खाते हैं? हाँ हाँ, बता तो दिया, बाकी भगवान जाने कितनी सफाई से काम करेगी। रोहन और मंजुलिका मिलकर अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करने के बाद रात को छत पर खड़े होकर बात कर रहे थे। क्या मुझे हर समय जब भी खाना बनाना होगा नहाकर बनाना होगा? मैं मांस मछली तो खा ही नहीं रही हूं, फिर भी ऐसे कैसे रोहन? तुमने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा? मेरी माँ थोड़े पुराने जमाने की है, लेकिन उनका मन बहुत अच्छा है। थोड़े दिनों में उन्हें तुम्हारी आदत हो जाएगी। मंजुलिका और रोहन की माँ एक दूसरे से थोड़ा खिंची खिंची रहती थी, लेकिन फिर भी मंजुलिका पूरी कोशिश करती थी कि वो रोहन की माँ को खुश रख सके। एक दिन की बात है, रोहन की माँ बगीचे में घूम रही थी कि तभी उनका पैर फिसला और वो धड़ाम से गिर पड़ी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई और उन्हें बेड रेस्ट के लिए बोल दिया गया। मंजुलिका के माता पिता उनका पता लेने के लिए घर आए। आपने केमना अच्छे ना? ये सुनने के बाद रोहन की माँ मंजुलिका की तरफ देखती है। मंजुलिका उनसे कहती है, माँ जी, मेरी मम्मी पूछ रही हैं अब आप कैसी हो? कहाँ अच्छी हूँ, कमर टूट गई है। तब मंजुलिका की माँ उनसे कहती है, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा मछली का तेल होता है, उसमें एक दवाई मिलाकर देती हूँ। आप उसकी मालिश अपनी कमर पर करवाओगी तो 15 दिन में आपका सारा दर्द खत्म हो जाएगा और आप चलने फिरने भी लगोगी। कृष्णा कृष्णा, हे भगवान, मछली का तेल! मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन अपनी कमर पर मछली का तेल नहीं लगाऊंगी। अगर वो कह रही है तो जरूर उससे आराम हो जाएगा। तुम्हें पीना थोड़ा ही है, कमर पर मालिश करवानी है, वो तो मंजुलिका ही कर देगी। नहीं नहीं, मछली का तेल बिल्कुल भी नहीं, मेरे घर के अंदर भी नहीं आना चाहिए। राम राम राम, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मंजुलिका के माता पिता उनको इतना तेज चिल्लाते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर वो चाय पीकर वहां से चले जाते हैं। रात को रोहन अपनी माँ से कहता है, माँ, मंजुलिका तेल लगा देगी तुम्हारी कमर पर। तुम खुद ही सोचो, डॉक्टर तो दवाइयों पर दवाइयां दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आराम नहीं हो रहा। एक बार ट्राई करने में क्या जाता है? मर जाऊंगी, लेकिन घर में मछली का तेल नहीं लाने दूंगी। सब समझाकर हार चुके थे, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। तभी रोहन के मामा अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेकर पहुंच जाते हैं। अरे बहन, आजकल इन सब बातों को कौन मानता है? अब देखो ना, मेरी बेटी जिससे शादी कर रही है वो भी साउथ इंडियन है,
वो केरल का रहने वाला है, सच कहता हूँ। मुझे तो मलयालम का माँ भी समझ में नहीं आता, लेकिन बेटी खुश तो भैया मैं भी खुश। तो क्या अपनी डिम्पल वहां जाकर नॉनवेज खाना बनाएगी? जाहिर सी बात है, मोंजुलिका भी तो आपके यहाँ पर आकर सात्विक खाना बनाती है, तो फिर डिम्पल को भी वहां जाकर खाना बनाना पड़ेगा। उसने तो क्लासेस भी ज्वाइन कर ली है, वो अब नॉनवेज खाना बनाना सीख रही है। हे भगवान, ये सब देखने से पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? राम राम राम, हम लोग अब ब्राह्मण नहीं रहे। तुम ही समझाओ अपनी बहन को, इसने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। मंजुलिका के माता पिता बोलकर गए हैं कि मछली के तेल में दवाई मिलाकर कमर पर लगा लो, ठीक हो जाएगी, लेकिन ये है कि मान ही नहीं रही है। बहन क्या धर्मों के चक्कर में पड़ी हुई हो। मंजुलिका एक बहुत ही समझदार लड़की है, देखो तो घर के रख रखाव से ही पता चल रहा है कि वो इसे अपना घर मानती है। खाना भी एकदम लाजवाब बना रखा है। मैं कुछ नहीं जानता, मेरी बेटी की शादी है और तुम्हें आना है, और उससे पहले तुम्हें अपनी ये कमर भी ठीक करनी है। हाँ, डिम्पल की एक मैं ही तो बुआ हूं, मैं भी शादी में नहीं जाऊंगी। कोशिश करूंगी, कहूंगी मंजुलिका से कि लगा दे तेल। ये सुनकर रोहन के पिताजी शाम को ही मछली का तेल ले आते हैं। उसे गर्म करने के लिए जैसे ही मंजुलिका गैस पर रखती है, उस तेल की महक सारे घर में फैल जाती है। हे भगवान, इसकी महक बहुत ही तेज है। ठाकुर जी की मूर्ति तक भी जा रही होगी। ये घर पवित्र नहीं रहा। माँ तुम भी ना जाने कौन से जमाने की बात करती हो। तुम्हारे ठाकुर जी ने ही मछली को भी बनाया है, और उसे बने हुए तेल को दवाई के तौर पर भी उन्होंने ही बनाया होगा। तुम ही तो कहती हो सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। माँ जी, आप आराम से लेट जाओ, मैं मालिश कर देती हूँ। मम्मी सच कहती है, ये बहुत अच्छी दर्द की दवा है। 15 दिन में ही आपको आराम हो जाएगा। रोहन की माँ उल्टा लेट जाती है। वो अपने पूरे सर को एक चुन्नी से लपेट लेती है ताकि मछली के तेल की महक उसकी नाक तक ना आए। मंजुलिका गर्म तेल से मालिश करते हुए एक बंगाली गाना गाने लगती है। ओरे ओरे सौंदर्य नायर माझी, कदी ছাড়িয়া যাও, আমি জানো জানি माझी रे। ওরে ওরে সৌন্দর্য নায়ের মাঝি, কদি ছাড়িয়া যাও, আমি জানো জানি माझी रे। वाह मंजुलिका, तुम्हारी आवाज तो बहुत ही अच्छी है। और ये गाना सुनने में कितना अच्छा है। सच में माँ जी, क्या आपको भी ये गाना अच्छा लगा? ये हमारे यहाँ का बहुत अच्छा गाना है। हाँ, अब बताओ कैसा लग रहा है? कुछ आराम महसूस कर रही हो? देखा, तुम बेवजह ही घबरा रही थी। कुछ नहीं होता, अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। देखते ही देखते रोहन की माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है, और इसके लिए वो मंजुलिका और उसके माता पिता को धन्यवाद देती है। सभी लोग मामा की बेटी डिम्पल की शादी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मंजुलिका अपनी पारंपरिक बंगाली साड़ी में वहां जाती है। उधर रोहन के मामा ने लड़के वालों के लिए नॉनवेज खाना भी बनाया हुआ था। नॉनवेज खाने का सुनकर मंजुलिका अपनी सास की तरफ देखती है। मेरी तरफ इस तरह मत देखो मंजुलिका, मैं समझ गई हूँ। जातिवाद में कुछ नहीं रखा है। तुम्हें नॉनवेज खाने का मन है, तुम आराम से खाओ। माँ जी, अगर आप मना करोगी तो मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन नहीं बेटा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम जाकर आराम से नॉनवेज खा लो। ये सुनकर मंजुलिका खुश हो जाती है और जाकर अपनी सास के गले लग जाती है। रोहन और रोहन के पिताजी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तुमने बहुत अच्छा किया रोहन की माँ। मंजुलिका एक बहुत ही अच्छी लड़की है, घर परिवार को चलाने वाली। अगर वो नॉनवेज खा लेती है, इससे उसके संस्कार कम नहीं हो जाते। वो कहावत सुनी है ना बहन जी, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस दिन मेरी कमर में चोट लगी, आप दवाई बताकर गई, और मैंने मंजुलिका से जब वो दवाई अपनी कमर पर लगवाई तो मुझे आराम हुआ। तुम्हें पता है, मैंने आस पड़ोस के मोहल्ले वालों को भी वही दवाई बताई, और सब आपकी बेटी को कितनी दुआएं देते हैं। हमने रोहन को पहले दिन से ही अपना बेटा मान लिया था। आपने भी मंजुलिका को अपनी बेटी बना लिया। भला इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? जाति धर्म सब बाद में है, सबसे पहले इंसानियत है। दोनों परिवार खुशी खुशी एक दूसरे के यहाँ आते जाते। जिसका जो दिल आता है वो वही चीज बनाकर खाता, पर किसी भी चीज पर रोक टोक नहीं थी। अब सभी लोग मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं, और कुछ दिन बाद उनके यहाँ एक बेटा होता है।